Okay, so in this very chapter, we are going to discuss certain topics, that is introduction of health, disease, and what is disease-free condition, definition of health, community health, healthy and disease-free difference, disease and its causes, what are the type of diseases, difference between infectious and non-infectious diseases. We have certain pictures of all microorganism in the slide, so we will see that pictures also. We will study about microorganisms, what are their properties, how they are micro in size, how they diverse in nature, what are antibiotics, and how they actually respond towards different kind of diseases. And the next topic, means of spread. Oh, sorry. Means of spread or infectious disease, and AIDS and its precaution, organ specific and tissue specific manifestation, principle of treatment, and list of certain diseases we will discuss. In this portion, दिस वेरी लिस्ट, ये जो छोटा सा लिस्ट आएगा ना आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों एग्जाम के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजीजेस का लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्स के प्रिकॉशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में। एंड what else we will let me see इसमें, और इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस ये वाला पोर्शन, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, हेल्दी और नॉन हेल्दी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बट जो टॉपिक्स मैंने टिक लगाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को अगर चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है कि क्या क्या पढ़ना है, हैंड रेस कीजिए, हम लोग आगे स्टार्ट करें चैप्टर अपना। Okay, students. Okay. So here we are going to begin with the introduction of the chapter, that is what is health. ठीक है बच्चे, हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब हम चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। हेल्थ क्या होता है बच्चों? हेल्थ एक आइडियल कंडीशन है बच्चों। आइडियल कंडीशन वो होता है जिसमें सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ क्या जा रहा हो, गुड जा रहा हो। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव हो। तो हेल्थ एक आइडियल कंडीशन है बच्चों, जिसमें आपकी बॉडी का स्टेट कंप्लीटली फिट होता है। मतलब आपकी बॉडी पूरी तरह से क्या होती है, स्वस्थ होती है। किस किस तरह से? फिजिकली, मेंटली, सोशली। इसमें दो चीजें छूट गई है बच्चों, बताना चाहेंगे आप लोग? आयुषी साकेत ने तो बताया, लेकिन और बताइए, और क्या क्या छूट गया है इसमें? इकोनॉमिक आर्यन और अक्षर ने इकोनॉमिकली कहा। इकोनॉमिक होना हेल्दी नहीं है, वो वेल्दी कहलाता है। ठीक है तान्या ने भी इकोनॉमिकली बोला। सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, हम भी पड़े हुए हैं खैर, लेकिन तुम सब अभी से पढ़ने लगे, हम तो बाद में पढ़े। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके अनन्या, वेरी गुड। टू परचेज फूड, ओके, गुड अनन्या। द थिंग दैट इज लैकिंग हियर इज इमोशनल हेल्थ, and one thing is also lacking, that is reproductive health. अब बच्चों सबका डेफिनेशन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अब मैं इमोशनल मींस मेंटल नहीं बच्चों, मैं डिफरेंस बताता हूँ। आई विल टेक डिफरेंस। ठीक है, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों के लेवल पे इमोशनल मतलब मेंटल है, लेकिन इमोशनल हेल्थ जो होता है वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, ज्यादातर। और मेंटल जो होता है वो ब्रेन की वजह से होता है। ठीक है, तो ब्रेन और हार्मोन कई बार साथ मिलके काम करते हैं, कई बार अलग अलग भी काम करते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो बच्चों, अब आप लोगों को चैट पे आंसर नहीं देना है, सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा। मेरा जिससे मन करेगा मैं अनम्यूट करके पूछूंगा। फिजिकल हेल्थ से आप क्या समझते हैं?
साकेत। फिजिकल हेल्थ से समझते हैं कि सर मतलब वो फिजिकल फिट है, जैसे कि उसका मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स एकदम ठीक से वर्क कर रहे हैं, ये सब फिजिकल। अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई बच्चा बताना चाह रहा है? आर्यन। या सर फिजिकल मतलब होता है शारीरिक हेल्थ सर, जैसे सर अगर आपका बॉडी मेंटेनिंग करना सर ये फिजिकल में आता है। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, उसका जो भी बच्चा मन करे आंसर दीजिए। अगर कोई आदमी जिसके 6 पैक है उसको हेल्दी आप कहेंगे, या जिसके 6 पैक नहीं है, अगर वो थिन बॉडी का है, पतला दुबला है, उसको आप हेल्दी कहेंगे? चलिए पीयूष आप बताइए। पीयूष आप बताइए। अक्षर आप बताइए। सर 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 6 पैक होने या ना होने से ये पता नहीं चलता वो यस सर। फिजिकली फिट है या नहीं। अच्छा, तो थिन वाला फिर हेल्दी हुआ क्या? सर वो किसी डिजीज से कॉज नहीं होना चाहिए, फिर बोथ फिजिकली में भी फिट और होना। बोथ ठीक में भी है, नॉट। चलिए ठीक है ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग इतना अच्छा आंसर देंगे, बट एनी हाउ वेरी गुड आंसर यू हैव बीन गिवन। अगर आपके फिजिकल एक्टिविटीज, लिसन, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं, आपके फिजिकल ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो ये सब फिजिकल हेल्थ में आता है। मींस इफ योर फिजिकल और फिजिकल बॉडी और फिजिक इज परफॉर्मिंग गुड, नाइस और एडिक्वेट अमाउंट, दैट मीन्स यू आर फिजिकली हेल्दी। आपका फिजिकल हेल्थ में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगा? जो चीजें अपियरेबल है, जो चीजें विजिबल है बाहर से, हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब क्या है? इफेक्टेड नहीं होने चाहिए। अगर आप लोगों का ये सब इफेक्टेड है, आप चलने फिरने में थक जा रहे हो, आपका मतलब ठीक से मतलब बॉडी ठीक से वो नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट कर पा रहे हो अपने आप को, चलते फिरते टाइम या खड़े होते टाइम बहुत जल्दी थक जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो। तो अगर कोई बंदा जिसका 6 पैक है, ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई पैक 6 है लेकिन हाथ नहीं है उसके पास, हो सकता है, जो हो सकता है एक आंख नहीं है, तो आप उसको फिजिकली हेल्दी नहीं बोल सकते। फिजिकली हेल्दी आप तभी बोलोगे, हाँ फिजिकली आप हेल्दी तभी बोलोगे किसी को जब आप के पूरे फिजिकल ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, और प्रेजेंट होने के साथ साथ क्या होने चाहिए बच्चों? वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, फिजिकल हेल्थ बोलेंगे। मेंटल हेल्थ क्या है बच्चों? अनन्या। So mental health refers to the state of our brain, that how are we getting thing, do we memorize it or not, and what is our memory capacity to retain something for a long time. It may also related to something like what is the balance between our expectations and what we actually get. ओके, अच्छा मनीष चला गया। और कौन बचा है? साकेत आप बताइए। Sir, mentally fit refers to how we behave or how we feel or how we see the emotion working, or how that he is not in depression, that is called mentally fit. ठीक है, आर्यन। Sir, mentally a state means if a person who have no stress, sir, he is behaving सर उसका बिहेव भी अच्छा हो, उसी को हम लोग मेंटली फिट कहते हैं। कुलसुम। आज कुलसुम आपका नेटवर्क काफी, आपका वॉइस बहुत ही ज्यादा एब्रप्टली आ रहा है। कुलसुम कुलसुम। refers to our emotional and social well-being. It also affects how we think, how we feel, and how we act. It also determines
ओके 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 ओके, एक्चुअली क्या था कि आपका आवाज बहुत ज्यादा वो था तो इस वजह से नहीं आ पाया। हालांकि ओके, हैंड्स डाउन कर लीजिए बच्चों, आंसर मिल गया है मुझे, बच्चों ने सही आंसर दिया है। एक चीज समझ लीजिए, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है आपके ब्रेन का कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर कैसा है। सपोज दैट ब्रेन इज रिलेटेड विथ रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर तुम होशो हवास में हो, मतलब तुम किसी चीज को लेकर के उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर मेंटली हेल्दी। जैसे तुमको अगर सड़क पे चलना है, ठीक है, तो गाड़ी आ रही है तो तुमको हटना चाहिए, लेकिन अगर कोई गाड़ी आ रही है और बीच में ही चला जा रहा है, और तो इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी है? नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा आ जा रहा है तुमसे, ठीक है, और सामने वाला फिर भी अपनी हरकत स्टार्ट कर रहा है या बदमाशी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो इसका मतलब आप क्या मेंटली हेल्दी हैं? नहीं है। मतलब तुम्हारा ब्रेन अगर टाइमली अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, अगर तुम्हारा ब्रेन किसी भी तरह बेकाबू हो जा रहा है, जिसमें तुम्हारे ब्रेन का रिस्पॉन्स इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है? रिस्पॉन्स। तो अगर आपका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, हाँ आर्यन, दैट एट दैट पॉइंट आई विल कम आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स, आपका बात सही है। तो बच्चों, ब्रेन जो होता है, ब्रेन का जो हेल्थ है वो इंसान के रिस्पॉन्स से तय करते हैं हम, वो किस स्टिमुलस पे किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात करने गए, तो वो बात करने में किस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है, किसी ने उसको कोई काम बोला, वो उसको काम को किस तरह से कर रहा है। जैसे आपको अगर पता लगाना है, 3 लोग खाना बना रहे हैं, अब 3 लोगों में किसका मेंटल हेल्थ अच्छा है? मेंटल हेल्थ का मतलब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, किसका दिमाग की स्थिरता, स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। तो 3 लोग मान लो खाना बना रहे हैं, अब एक आदमी खाना बनाने में मोबाइल चला रहा है, ठीक है, एक आदमी है दूसरा खाना बनाने में बात कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, और एक आदमी है खाना बनाने में सिर्फ खाने पे ही फोकस्ड है। तो ज्यादातर उम्मीद यही है कि जो खाने पे फोकस्ड है उसका खाना ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसका जो दिमाग है वो उसी चीज में इन्वॉल्व है, तो वो उस चीज को कॉन्शियसली कर रहा है। तो किसी एक्शन पे आपका ब्रेन किस तरह से रिएक्शन करता है, ये बताता है आपके मेंटल हेल्थ को। तो आप जितना अप्रोप्रिएट रिएक्शन करते हैं, आप उतने ही ज्यादा मेंटली क्या होते हैं? हेल्दी कहे जाते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, फिजिकल और मेंटल हेल्थ में? ठीक है बच्चों, इसी के बिहाफ पर आपका एक नाम रखा गया है ब्रेन को लेकर के, आईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, तुम कितने ज्यादा समझदार हो, इस बिहाफ पे ये जो आईक्यू होता है ना, हाँ, तो आपका नाम रखा गया है। बच्चे हैंड रेस करिए जिनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ समझ में आ गया है। 33 में से सिर्फ 23 बच्चों ने हैंड रेस किया, इसका मतलब कई बच्चों को हैंड रेस करना नहीं आता है, कई बच्चे भी सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आया सभी बच्चों का रिस्पॉन्स, दैट्स गुड। एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो हैंड रेस कीजिए, जरूरी है। चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए बच्चों। नाउ कम टू सोशल हेल्थ। अब सिर्फ वही बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनको आंसर देना है। चलिए भाई अनीस, बताइए। नहीं। तनिषा? The amount of interaction a person has with their community, like whether he's able to make relationship with their community or not. ठीक है, और कोई बच्चा? कुलसुम, कुलसुम आपका आवाज बहुत ज्यादा वो हो रहा था, एब्रप्ट होके आ रहा था, थोड़ा शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम था, कुछ था। एक बार और ट्राई कर लीजिए वैसे आप। Sir, am I audible now? या यू आर ऑडिबल नाउ। So socially healthy, which means balancing our social and personal time, engaging with people in our community, maintaining some friendship with friends, and having some supportive network of friends and family. ओके, और कोई बच्चा? कुलसुम आप अपनी लाइन देखिए, आपने कहा हैविंग फ्रेंडशिप विथ फ्रेंड्स। चलिए ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को सोशल हेल्थ समझाना है तो सिर्फ एक वर्ड दे रहा हूं, उस वर्ड से आप समझा सकते हो,
ठीक है, और उस वर्ड का नाम है एडजस्टमेंट। आपने अगर छोटे बच्चे देखे हो तो छोटे बच्चे दो तरह के होते हैं। एक छोटा बच्चा वो होता है जो किसी की गोद में नहीं जाता, सबके यहाँ रोता है, खाली सिर्फ अपने मम्मी की गोद में ही रहता है। एक छोटा बच्चा वो होता है जो कहीं पे भी चला जाता है, किसी की गोद में भी जाके हंसता है, किसी के साथ भी खेल लेता है। कितने बच्चों ने ये दोनों कैटेगरी के बच्चे देख रखे हैं? हाथ रेस कीजिए। काफी बच्चों ने देख रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, कभी कभी बच्चा देखा करिए भाई आप लोग। चलिए ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट वी हैव गॉट सो मेनी स्टूडेंट्स। ये हम एकदम छोटे बच्चे की बात किए थे, ठीक है। अब हम एक और कैटेगरी में बात करते हैं, आपकी एज में। आपकी एज में जब आप खेलने कूदने जाते हो, ठीक है, कभी भी बाहर जा रहे हो किसी प्रोग्राम को लेके, जैसे मान लो तुमको टूर ही जाना है, सिर्फ खेलने कूदने नहीं, कोई भी एक्टिविटी जहां पर एक ग्रुप की जरूरत है, वहां जाते हो तो कुछ लोग हमेशा होते हैं जो लोग किताब खोल के बैठ जाएंगे या आइसोलेट होके अपने आप को शो ऑफ करेंगे कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, हम नहीं जाना चाहते। ऐसा ऐसे बच्चे आप लोगों ने देखे हैं जो खेलने कूदने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। इंटरेस्ट नहीं लेते एक्चुअली में क्या है कि वो ग्रुप में नहीं रह सकते वो लोग। चलिए 9 ही 10 बच्चों ने देखा है ऐसे लोगों को। मुझे लगा कि ये बच्चे ज्यादा देखे होंगे आपने, या हो सकता है बाकी जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो उन्हीं कैटेगरी में आते हैं। एनी हाउ, चलिए ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। हाँ, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। तो बच्चों, ये बुरा नहीं है कि ये बच्चे जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो घुलना मिलना पसंद नहीं करते, जो अपने नेबरहुड में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो अदर इन्वायरमेंट्स हैं, स्कूल में कह लें, कोचिंग में कह लें, यहाँ पर घुल मिल नहीं पाते। अगर किसी बच्चे के अंदर ये लैक करता है क्वालिटी कि उनको मतलब बिहेवियर वेल बिहेव्ड नहीं है, वेल बिहेव्ड मतलब कि आपसे रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, दोस्ती नहीं कर पा रहे, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। भाई एडाप्टेशन या एडजस्टमेंट क्या होता है? एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, अंडरस्टैंडिंग मीन्स एडजस्टमेंट। तो अगर उनको लगता है कि हाँ भाई मेरे को एडजस्टमेंट नहीं करना है इसके साथ, या मेरे को नहीं रहना, हो सकता है आप 10 में से एक लोग के साथ आप जिसको नफरत करते हो उसके साथ मत करिए, लेकिन आप कहीं पर भी अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम अकेले रह के ज्यादा अच्छे हैं, तो आप समझ लिए सोशली बिल्कुल अनहेल्दी। जो इंसान अकेले रहता है, ठीक है, वही आगे चल के स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस सब चीजों का शिकार होता है। ठीक है, उस सोशली हेल्दी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, हालांकि ये सोशल और इमोशनल हेल्थ दोनों मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इनके कुछ अलग पैरामीटर्स भी हैं। वो अलग पैरामीटर्स यही हैं कि तुम अपने घर में सबसे पहले एडजस्ट होना सीखो, सबसे फ्रैंक होकर बात करना सीखो, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में घुल मिल सको। फिर इसके बाद अपने अगल बगल, फिर स्कूल में अपने घुलना मिलना सीखो। अब पेरेंट्स भी क्या होता है ना, जो कंजर्वेटिव बच्चे होते हैं उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं, इनका लड़का देखो कहीं बाहर नहीं घूमता है, सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि नहीं, वो सोशली अनहेल्दी बच्चा है, उसका एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि एक बच्चा खेल कूद के भी पढ़ाई कर सकता है, एक बच्चा सोशली बैलेंस होकर के भी पढ़ाई कर सकता है। तो पेरेंट्स को भी हमेशा इस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा देख रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका एग्जाम्पल दें। ठीक है, कि आप खेल कर भी अच्छा काम कर सकते हैं। सो सोशल है, हाँ तान्या ने भी सही डिफाइन किया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यही था आप लोगों से कि कहीं पर भी जाइए, किसी के बीच में भी जाइए, एडजस्ट होने की कैपेसिटी लाइए। एडजस्ट हो सकते हैं आप, तो इसका मतलब आप सोशली क्या है, हेल्दी हैं। अगर आप एडजस्ट नहीं हो सकते हैं तो आप सोशली क्या है, अनहेल्दी है। इमोशनल हेल्थ, जस्ट रेज योर हैंड। समीर आनंद, कहाँ गया? और दूसरे कौन से बच्चे थे हैंड रेज किए थे, गायब हो गए सब? Other students who want to respond?
इमोशनल हेल्थ बच्चों, अनन्या बताइए। Sir, emotional health may refer to that we are happy or not, or we just change our mood very suddenly. साकेत आप बताइए। The emotional health is are in control of their thought, feeling, or his वेरी behavior. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था। ठीक है, शाबाश। देखो बच्चों, जब भी आप कोई इमोशनल आपके साथ कुछ ट्रेजेडी होती है, इमोशंस में हंसना, रोना, गुस्सा होना, खुश होना, ठीक है, एक्साइटेड हो जाना किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है, या किसी भी तरह का इमोशन होना आता है, और ये नेचुरल फीलिंग है, ऐसा कोई गलत नहीं है। गुस्सा भी आना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, नाराजगी भी होनी चाहिए। हाँ भाई साकेत, हैंड डाउन कर लीजिए। अब हम समझा रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए बच्चों, क्या चीज है कि जब भी तुम इमोशनल हो, जब भी इमोशनल हो, इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन इमोशनली हेल्दी तभी हम बोलेंगे जब तुम्हारा इमोशन तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में हो। अगर तुम खुश हो तो तुम खुशी में इतना मत एक्साइटेड हो जाओ कि तुम अपना दिमाग, मतलब तुम्हारे ब्रेन का कंट्रोल है वो खो दो। ठीक है, कई लोग खुशी में खो देते हैं, कई लोग गुस्से में। अक्सर लोग गुस्से में ज्यादा, कहते हैं ना, गुस्से में आपा खोना या गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होना, तो आप इमोशनली अनहेल्दी हो। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब तुम अपने दिमाग के बाहर निकल गए, अब तुम्हारा ब्रेन तुमको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो कभी भी इमोशंस को इतना मत आगे बढ़ने दीजिए कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल ना कर पाए। अगर आपका ब्रेन आपके इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, दैट मीन्स यू आर हैविंग द कैपेसिटी ऑफ इमोशनल हेल्थ। ओके, अगर तुम खुश हो लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे किस लिमिट तक इस बात पे खुश होना है, दैट मीन्स यू आर इमोशनली हेल्थी। तुम किसी बात पे गुस्सा हो रहे हो लेकिन तुमको फिर भी पता है कि यार सामने वाला जिस पे मैं गुस्सा हूं ये मेरा पेरेंट है, ठीक है, तो मुझे इस लिमिट तक ही गुस्सा होना है इसके साथ, दैट मीन्स यू आर इमोशनली हेल्दी। लेकिन कोई है, मान लो पेरेंट्स भी है, कुछ चीज खींच के चला दिया उसकी तरफ गुस्से में, उस समय ध्यान नहीं है, बाद में अफसोस हो रहा है, लेकिन उस समय आप ब्रेन आपका काम नहीं किया। कल को ऐसा ही होगा तो आपके हाथ में बंदूक रहेगा, गोली मार दोगे, फिर कहोगे सर हम तो गलती हो गई, ये हो गई। तो वो गलती नहीं है, इसका मतलब आप इमोशनली अनहेल्दी थे। और जिसके अंदर ये चीज है, अक्सर आपकी उम्र में एक्साइटमेंट में या बाकी चीजों में भी बहुत ज्यादा ये चीज आ जाती है बच्चों। ठीक है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी इमोशन को ब्रेन के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि जिस टाइम आपके इमोशंस आपके ब्रेन पे हावी हो गए, वहां आपसे कुछ ना कुछ गलती होगी। क्योंकि आपको गलत करने से रोकता कौन है? आपका ब्रेन रोकता है। और ब्रेन के ऊपर कौन हावी हो चुका है, कौन ओवरकम कर चुका है? आपके इमोशंस। सो इमोशंस को कभी भी, चाहे कोई किसी भी तरह का इमोशन, ठीक है, कई लोग ऐसा होता है कि इस एज में होते हैं, अफेक्शनेटेड हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि फिर वो ये चीज भी भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स की बात सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन सुनते भी नहीं वो लोग। इसलिए नहीं सुनते हैं बिकॉज देयर इमोशंस हैव ओवरकम देयर ब्रेन, एंड दैट्स हाउ अ पर्सन बिकम इमोशनली अनहेल्दी। तो कोई एक बच्चा है, अगर आप उसको कहेंगे कि इमोशनली हेल्दी है कि अनहेल्दी है, तो ये कैरेक्टर आप उसके बिहेवियर से देख के बता सकते हैं कि इमोशनल होने पर वो किस तरह का बिहेव करता है। कई लोग होते हैं रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, अरे भाई ठीक है, रो लिए, हो गया, ठीक है। अब वो रो रहे हैं तो उनको ध्यान ही नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी को भी अब रो रहे हैं तो किसी के भी गोद में जाकर रो ही रहे हैं। तो वैसे अब बड़े बच्चे भी कई बार बिहेव करने लगते हैं कि अब रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, कोई भी आ रहा है चुप कराने तो और रोना है, अरे भाई। ठीक है बच्चों, तो इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन इमोशंस को इतना आगे बढ़ा देना जिससे वो आपके ब्रेन पे ओवरकम कर ले, ये गलत है। समझ में आ गया हो तो हैंड रेस कर दीजिए। जितने लोग नहीं करेंगे समझ में आ जाएगा इमोशनली अनहेल्दी। तो करीब 4-5 बच्चे इमोशनली अनहेल्दी हैं। अच्छा नहीं, 4-5 बच्चे नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 को छोड़ के बाकी सब ठीक है इमोशनली, गुड। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच्चों ये होता है,
ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी है कि आप नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है एक इंसान फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, इमोशनली हो, लेकिन नेचर की तरफ से उसको प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी नहीं मिली। फर्टिलिटी नहीं मिलने का मतलब है कि फीमेल हो सकता है एग लैक करें, या एग उनका प्रॉपर नहीं बन रहा हो, या मेल्स हो सकते हैं स्पर्म लैक करें, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम ना करे। तो उस कंडीशन में वो अपनी अगली जनरेशन बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना मेडिकल असिस्टेंस के। तो ऐसे लोगों को रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई इंसान अपना क्या कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन नेचुरली प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है बच्चों। अब बच्चों, हेल्थ मैंने इसीलिए बोला पहले ही कि हेल्थ इज एन आइडियल कंडीशन जिसमें सब कुछ फिट होना जरूरी है। पीयूष हैंड रेस कर रहे हैं। पीयूष, आपसे क्वेश्चन है, बताइए कि आइडियल कंडीशन ये जो है, क्या ये, अच्छा सबने डाउन कर लिया, ठीक है, आइडियल कंडीशन हेल्थ की जो है, क्या कोई भी इंसान इसको फुलफिल कर सकता है? क्या कोई भी हेल्दी हो सकता है? हाँ ठीक है यार, बताइए पीयूष। नो सर, कोई भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो मानते हैं कि हम लोग अनहेल्दी हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब नहीं नो बोल रहा है, सर। नहीं मान रहा है। अच्छा, कोई हेल्दी भी नहीं हो सकता और हम अनहेल्दी भी नहीं है सर? इस ऐसे बच्चे आंसर्स में कोई वो ही नहीं छोड़ते, पॉइंट ही नहीं छोड़ते। ठीक है बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने चैट में ही आंसर लिख दिया है कि यस, नो वन इज कैन बी हेल्दी एंड यस वी ऑल आर अनहेल्दी। क्योंकि हाँ बच्चों, मैं भी अनहेल्दी हूँ, तुम भी अनहेल्दी हो। कभी कभी हम भी गुस्से में यार हो जाता है, आपा खो देते हैं। कभी कभी हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी हो सकता है भाई कि डिजीज तो होती है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डिजीज तो फिजिकली हो सकता है, हम लोग उतने एक्टिव नहीं हो पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि यार ब्रेन से सही रिस्पॉन्स नहीं हो पाता, इंसान टेंशन में है, किसी भी वजह से ब्रेन को जो रिस्पॉन्स करना चाहिए वो नहीं हो पाता। फिर बाद में आदमी सोचता है अरे यार यहाँ गलती हो गई। जैसे आप लोग कभी एग्जाम में कर देते हो कि एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं किया कि ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर था, तुमको आता भी था, लेकिन उस समय रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। घर पे आने के बाद अरे तो मुझे आता था, क्यों? उस समय ब्रेन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, उस एग्जाम में नहीं किया, तो एग्जाम में आप अनहेल्दी थे, घर आने पे हेल्दी हो गए। तो ये चीजें हैं, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। सो क्लास, आइडियल कोई भी चीज होती है, तुम आइडियल के करीब जा सकते हो। आइडियल के करीब जाने का मतलब है तुम हर हेल्थ में, ठीक है, लेस और मोर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन तुम आइडियली कभी भी एक टाइम पर आइडियल सिचुएशन मेंटेन नहीं कर सकते। और यही चीज है। अब बच्चों, अनहेल्दी होने में और डिजीज्ड होने में क्या डिफरेंस है? हैंड रेज कीजिए सर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है बच्चे। आयुषी बताइए। आर्यन। सर डिजीज फ्री होना मतलब कि उसका कोई डिजीज नहीं है, लेकिन सर हेल्दी होना मतलब कि सर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है। अनहेल्दी, अनहेल्दी। Unhealthy। चलो ठीक है, आर्यन आप बताओ। लाइकिंग ऑफ सर। हाँ हाँ सर बताइए। सर डिजीज मतलब होता है सर कि वो मेंटली, सोशली, इमोशनली और सर रिप्रोडक्टिवली वेल बींग ना हो। और सर दूसरा क्या बात था अनहेल्दी, सर? अनहेल्दी। और सर अनहेल्दी मतलब होता है सर जो सर फिजिकली वेल ना हो। अच्छा, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। साकेत आप बताइए। अनहेल्दी मतलब होता है कि he is not complete फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और सर डिजीज मतलब सर कहीं भी उसके बॉडी पार्ट में डिस्टरबेंस हो जाए और उसके माल फंक्शन करने में सर दिक्कत है, उसको सर डिजीज। ठीक है, अक्षर आप बताइए। सर अनहेल्दी मतलब फिजिकली, मेंटली या सोशली वेलबींग नहीं है, बट
अगर बात किया जाए डिजीज कॉज्ड है, यानी कि फिजिकली वो वेलबिंग नहीं है, कोई ना कोई डिजीज से वो ग्रसित है, मतलब हाँ, ठीक है। संक्रमित। निखिल, जैसे अनहेल्दी मतलब होता है कि वो फिजिकली या मेंटली या सोशली ठीक नहीं है। और तान्या, सर अनहेल्दी मीन्स कि वो इंडिविजुअल मेंटली या फिजिकली और फिजिकली सोशली ठीक नहीं है सर। और डिजीज मतलब हो गया कि इट इज अ चेंज इन आवर बॉडी व्हेन द नॉर्मल फंक्शन डिसरप्ट्स। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब्स, ठीक है, ओके, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगर तुम्हारे फिजियोलॉजी में कोई इफेक्ट होता है बच्चों, फिजियोलॉजी समझते हो, आपके ऑर्गन के फंक्शनिंग में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। ऑर्गन का फंक्शन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। जैसे सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन एक फिजियोलॉजी है, डाइजेशन एक फिजियोलॉजी है, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हो जो एटीपी बन रहा है वो एक फिजियोलॉजी है। तो अगर आपके फिजियोलॉजी में किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो रहा है या फिर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो क्या है? वो उसको हम कहते हैं डिजीज्ड। अनहेल्दी का मतलब होता है बच्चों कि आपका इन पांचों में से कोई एक या एक से ज्यादा कंडीशंस ठीक नहीं, वो अनहेल्दी है। एक अनहेल्दी आदमी डिजीज फ्री हो सकता है, याद रखिएगा। हो सकता है एक आदमी अनहेल्दी हो, जैसे हम लोग हो सकता है अनहेल्दी है अभी, और डिजीज फ्री भी हो सकते हैं। एक अनहेल्दी आदमी क्या हो सकता है? डिजीज फ्री हो सकता है, ठीक है। हाँ, अच्छा अब बताओ, एक अनहेल्दी आदमी डिजीज फ्री हो सकता है, क्या एक डिजीज फ्री आदमी अनहेल्दी हो? जरूरी है कि अनहेल्दी होगा? हाँ, एक डिजीज फ्री आदमी जरूरी है कि अनहेल्दी होगा, होगा ही होगा, क्योंकि डिजीज फ्री आदमी नॉर्मल भी है तब भी अनहेल्दी होगा। लेकिन एक डिजीज्ड आदमी, अगर एक डिजीज आदमी है, लिसन, अगर एक डिजीज आदमी है तो वो कंफर्म क्या है? वो भी अनहेल्दी माना जाएगा। तो आप डिजीज फ्री में हो चाहे डिजीज्ड में हो, दोनों कंडीशन में आप क्या है? अनहेल्दी हैं। लेकिन एक अनहेल्दी आदमी डिजीज फ्री भी हो सकता है और डिजीज्ड भी हो सकता है। अब बच्चों, सर दर्द क्या डिजीज कंडीशन है कि नहीं है? हेडेक, चैट में बताओ, चैट में बताओ। हाँ ठीक है, अपूर्वा, रजनीश, आर्यन, ठीक है। और कोई बच्चा? बस 3 बच्चों ने आंसर दिया, चलो कोई बात नहीं। आयुषी ठीक, पीयूष ठीक, तान्या ठीक, ठीक है, साकेत ठीक, ओके। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है ऑल आर राइट। हेडेक भी क्या है? हेडेक भी एक डिजीज कंडीशन में आता है बच्चों। हाँ, आप क्या है कि आपका हेडेक मतलब सर दर्द कर रहा है। सर दर्द करना नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन सर में दर्द हो रहा है इसका मतलब क्या है? वहां का कोई टिश्यू या पार्ट इफेक्टेड है, फिजियोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हुई है, तो आपका सर दर्द हो रहा है। लेकिन आपको अगर हम कहें कि तुम कहीं खोए खोए से रहते हो, तुम काम करते टाइम कहीं खोए खोए से रहते हो, तो क्या तुम डिजीज्ड हो? साकेत यस कैसे हुआ? अपूर्वा यस कैसे हुआ? आप डिजीज्ड कैसे हुए? बाकी सब बच्चों ने सही बोला है, 2 बच्चों ने यस बोला है। आर्यन ने भी, ठीक है, सही है आर्यन का।
बच्चों, अगर तुम कोई काम कर रहे हो और तुम कहीं खोए हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तो तुम रिस्पॉन्स सही से नहीं कर रहे हो, और रिस्पॉन्स नहीं सही से कर रहे हो, इसका मतलब तुम मेंटली थोड़ा सा अनहेल्दी हो। तो मेंटली अनहेल्दी इज नॉट अ डिजीज कंडीशन, it is just unhealthy condition. So you will said to be unhealthy at that time, but you couldn't take as a diseased person. यही तो मैं इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। So this is, अब बच्चों देखो, डिजीज के जैसे आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कराने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो तुमको बीमार बना सकती हैं, बताओ। What are the conditions that can make you a diseased person? एटलीस्ट 3-4 कंडीशंस लिखना। एक एक लिखा, चलो आयुषी ने एक बताया, लेकिन 3-4 लिखो। अपूर्वा ने भी एक ही बताया, दृष्टि ने भी एक ही बताया। एनी 3 or 4 कंडीशन दैट कैन मेक अ पर्सन डिजीज्ड। समीर ने बताया 3-4 बताया, ठीक है। अक्षर ने भी 4 बताया, दृष्टि ने 1 बताया, रजनीश ने भी 1 ही बताया। बता सब सही रहे हैं, लेकिन 2 बच्चों को छोड़कर सबने 1-1 ही बताया कंडीशन। बहुत से कंडीशंस हो सकते हैं, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। आयुषी ने बताया, ठीक है, गुड। अनन्या ने भी काफी बड़ा आंसर दिया है, लेकिन हाँ ठीक है। तनिषा ने 2 बताया, ठीक है। अपूर्वा ने भी 2 बताया। मनीष ने, चलो ठीक है, मनीष ने किसी तरह 3 पॉइंट्स जुगाड़ कर लिया। साकेत ने भी इसी तरह कोशिश की है 3 पॉइंट्स की, ठीक है। तनिषा, आर्यन एक ही रीजन है, हाँ ठीक है। निखत, ओके। रौनक, दृष्टि ने काफी पॉइंट्स बताए, गुड। आर्यन, ओके आर्यन। बच्चों, सबसे पहले आप डिजीज्ड वाले कंडीशन को 2 पार्ट में बांटोगे, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। सबसे पहले आप बांटोगे, ठीक है। एक वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं आपको, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स जो आपको क्या करते हो, बीमार करते हैं, और एक वो फैक्टर्स हैं जो लिविंग है और आपको बीमार करते हैं। अब एबायोटिक को भी 2 पार्ट में बांटोगे, इंटरनल, एक्सटर्नल। अगर तुम टेंशन ले रहे हो किसी बात का, उसके वजह से तुम्हारा बीपी हाई हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी वजह है जो आपके इंटरनल अंदरूनी वजह, जिसके वजह से आपका कोई भी डिजीज या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डिजीज या सिम्टम दिख रहा है आपको, तो वो इंटरनल फैक्टर्स है, ओके। और दूसरे फैक्टर एक्सटर्नल हो सकते हैं, हवा, गंदी हवा, गंदा पानी, खराब खाना, ठीक है, या फिर ज्यादा फर्टिलाइजर वाला आपने फूड कंज्यूम कर लिया हो, या मान लीजिए और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, खराब हवा हो गया, खराब पानी हो गया, या मान लो किसी गंदी चीज को आपने टच कर दिया हो, फिर उससे आपने खाना खाया हो, हाथ किसी भी तरह टच हो गया माउथ में, या बाहर का सिरिंज वगैरह यूज कर, हाँ कम्युनिकेबल, बाहर का सिरिंज वेरिंज यूज कर लिया आपने, नीडल्स यूज कर लिए, उसके वजह से कोई डिजीज कैरी हो गई, तो ये सब जो है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। दूसरा है बच्चों बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जो होता है वो पैथोजन से होता है, स्पेसिफिकली पैथोजन से होता है। पैथोजन्स, कई बच्चे माइक्रोब्स बोल देते हैं, कई बच्चे जो है हाँ माइक्रोब्स बोल देते हैं। तो माइक्रोब्स इज नॉट, ऑल माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजन। पैथोजन हर वो माइक्रोब्स हैं जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, बट ऑल द माइक्रोब्स आर नॉट पैथोजन। देयर आर सो मेनी माइक्रोब्स व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। तो हाँ, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स
बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। लेकिन आप पैथोजन बोले, दैट शुड बी अ गुड और एक्यूरेट टर्म फॉर दीज माइक्रोब्स, ठीक है। तो पैथोजन्स की कई कैटेगरी है बच्चों, लेकिन आपको जो कैटेगरी पढ़नी है उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, वॉर्म्स हैं, और प्रोटोजोआ है। So there are certain categories. हाँ, ओके, समीर, अक्षर, पीयूष, हाँ आर्यन, इंटरनल जैसे जेनेटिक डिजीज, हाँ आर्यन राज ने भी सही कहा, जेनेटिक डिजीज इंटरनल हो गया, बाहर से हो गया एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक, हाँ बोल सकते हैं आर्यन, तान्या ने सही बताया, ठीक है बच्चों। तो इतनी सारी कैटेगरी है डिजीज कॉजिंग की। इसमें बायोटिक के अलग आ जाएंगे फैक्टर्स, एबायोटिक के अलग आ जाएंगे। एबायोटिक में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कॉज हो सकते हैं। इंटरनल में बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि जेनेटिक डिजीज भी ले सकते हैं, जो आपकी जीन्स की कमी की वजह से आ रहा है, तो ये इंटरनल फैक्टर है। और किसी एयर वगैरह से हो रहा है कोई चीज, तो एक्सटर्नल फैक्टर है। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि हमको ये बताइए कि जहां पर दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, ऐसी डिजीज जहां पे एक्सटर्नल फैक्टर भी हो और इंटरनल फैक्टर भी हो, तो आप क्या कहेंगे? जैसे कोरोना है, तो कोरोना में एयर का होना भी जरूरी है और माइक्रोब का भी। एयर के थ्रू ही तो आप माइक्रोब लोगे। क्या टाइफाइड है, फूड का होना जरूरी है, माइक्रोब का भी। तो कंटामिनेटेड फूड से हो रहा है। हाँ, तो जहां पर तुम्हारे पास कोई भी माइक्रोब्स को मीडियम चाहिए, मीडियम ज्यादातर क्या होता है, एबायोटिक होता है। तो ज्यादातर माइक्रोब्स जो आपके अंदर डिजीज कॉज करते हैं, वो एबायोटिक फैक्टर्स को भी अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो आप ये मत समझ लीजिए कि एबायोटिक फैक्टर्स अपने आप डिजीज कॉज कर देगा, या बायोटिक फैक्टर भी अपने आप डिजीज कॉज कर देगा। वो वहां से बैठ के आपके अंदर रिमोट ऑन करेगा और आ जाएगा, या वहां से जंप मारेगा आपके अंदर सीधे बॉडी में एंटर कर जाएगा, नहीं। उसको आप तक आने के लिए कोई एबायोटिक फैक्टर की जरूरत होती है। एंड दैट्स हाउ माइक्रोब्स usually gets inside your body and cause diseases. They are the extrinsic extrinsic factor या external factors, उनको हम बोल सकते हैं बच्चों। अब हम आते हैं डिजीज की वैरायटी पे। डिजीज दो तरह की होते हैं आपके अंदर, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब ही छोटा, अगर कोई डिजीज बहुत कम टाइम के लिए हो, ठीक है, लेस टाइमिंग के लिए आए और चला जाए, एक्यूट डिजीज है। और क्रोनिक होता है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। अब पहचाने कैसे? तो एक्यूट डिजीज की खास बात ये होती है कि जब भी कोई आपको बीमारी हो और वो बीमारी बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करे, मतलब आज बीमारी हुई, कल तक एकदम आपको बेड पे गिरा दे और बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाए उस बीमारी से, ठीक है, 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन रहेगी, कम टाइम के लिए, लेकिन उतने टाइम तक आपके अंदर बवाल मचा के रखेगा वो, ठीक है, अच्छा खासा हंगामा क्रिएट कर देगा, तो वो एक्यूट डिजीज है। और क्रोनिक डिजीज जो होता है ना बच्चों, ये बहुत आराम से आपको मारता है, स्वीट पॉइजन, धीरे 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 धीरे, ठीक है। आपको फील, मतलब आपको फीलिंग आती रहेगी कि मैं बीमार हूं, लेकिन आप काम भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हो, घूमते रहते हो, मतलब आपको अचानक से नहीं मारेगा ये। हाँ पूर्व, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर कैंसर क्या होगा, एक्यूट या क्रॉनिक? कैंसर क्रॉनिक है। और सर चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स भी देखो क्रॉनिक ही कहेंगे आप चिकन पॉक्स को ओके भी, सर, ओके सर। ठीक है। बस ये है कि चिकन पॉक्स वगैरह जो है, अब उसका दवाई आ गया है तो सही हो जाता है, बट है ये क्रॉनिक डिजीज। ओके सर। कोविड एक्यूट है। कोविड का लॉन्ग टर्म फैक्टर नहीं है, रहेगा या तो तुमको मार देगा रह के, या फिर चला जाएगा तुरंत। ये इसके साथ ये नहीं कि आया तुम्हारे घर, तुम्हारे अंदर 1 महीना 2 महीने तक डिजीज कॉज कर रहा है, उसके बाद ठीक है उसका मन भर गया तो चला गया, वो ऐसा नहीं है सिचुएशन। आएगा रहेगा, या तो
तुमको बीमार कर देगा या फिर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। कोविड प्योरली एक्यूट है। कोविड ही क्या, एड्स है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब आ जाते हैं तो आपके घर में एकदम मेहमान बन के रहते हैं। ठीक है, तो उन लोग को फीलिंग ही नहीं आता यार कि ये हमारा घर नहीं है। आपके में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे करके मारेंगे, अनटिल और अनलेस आप इसका कोई परमानेंट इलाज ना कराओ। साकेत, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर पेप्टिक अल्सर सर क्या है, एक्यूट या क्रॉनिक? किसी भी तरह का कोई भी अल्सर हो, एक्यूट डिजीज होता है। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं अल्सर्स। लेकिन अगर किसी तरह का स्टोन है, किडनी स्टोन हो गया या ब्लैडर स्टोन हो गया, तो दैट इज क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो चलो ठीक है, अच्छा कि आप लोगों ने इतना सारा बताया। मुझे एटलीस्ट 5 एक्यूट और 5 क्रोनिक डिजीज का नाम आप लोग लिख के भेजेंगे। ठीक है, और नहीं भेजने से ठीक है, मेरे को आप भेजिए विथ योर नेम। मैं नेक्स्ट टर्म पे जब भी आता हूँ तो आप लोग के नाम के साथ ही वो करूंगा। और जो बच्चे नहीं भेजे रहेंगे देन वी विल टॉक टू देम सेपरेटली, या फिर पेरेंट से बात किया जाएगा। हमारा नंबर ग्रुप पे है, ले लेना योर नंबर। बताओ, इसे मेरा नंबर नहीं पता तो बेइज्जती कर रहा है मेरी। व्हाट्सएप पे सेंड कर देना विथ योर नेम, ताकि मेरे पास प्रूफ रहेगा ना कि हाँ भाई ये बच्चों ने किया है। ओके, चलिए बच्चों, ठीक है, आज का सेशन यहीं पर हम एंड अप करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। लास्ट का 2-3 मिनट हम क्वेश्चन के लिए देते हैं, बिल्कुल आराम से। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सार्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का न्यूमोनिया टाइप का डिजीज ही है बच्चों। या कोरोना का जो अर्ली सिम्टम्स होता है, ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज होता है। ठीक है, मतलब जो नीचे जहां से लंग्स का लोअर पार्ट है ना, उसको इफेक्ट करते हैं ये। वहां पे फ्लूइड्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचता है आपकी बॉडी में। कैन एलो माइक्रोब्स कैन कॉज क्रोनिक डिजीज? नो। कई माइक्रोब्स तो ऑब्वियसली यूजफुल होते हैं और बहुत कम होते हैं जो डेंजरस हैं, और उसमें से भी कम में भी बहुत कम परसेंटेज है क्रोनिक डिजीज कॉज करने वालों की। यस अपूर्वा, एनीथिंग टू आस्क? टाइफाइड क्या हुआ, एक्यूट या क्रॉनिक? क्रॉनिक है। साकेत? ओके सर। मेटाबॉलिक डिजीज क्या होता है सर? मेटाबॉलिक कौन सा? मेटाबॉलिक डिजीज। जैसे गैस बन जाना, पेट में गैस, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म की वजह से, गड़बड़ी की वजह से गैस बन जाना, बीपी हाई हो जाना, अगेन कहूंगा, ठीक है, या ज्यादा यूरिनेशन होना, ठीक है, ये भी क्या है, या ज्यादा सलाइवा का आना, आंख में कीचड़ आ जाना, नाक बहना, ये सब क्या है, अगर बिना डिजीज की वजह से हो रहा है, ठीक है, या कान में जो वैक्स लग जाता है, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। हाँ पूर्वा, कुछ कहना चाह रही? नो सर। अच्छा, वो हैंड रेस था आपका। कैन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्यूट डिजीज? ये अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है, लेकिन 10-15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, डायबिटीज होने का मेन रीजन होता है आपके अंदर शुगर, ब्लड शुगर का बढ़ जाना। अब ब्लड शुगर बढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं। आपका ब्लड शुगर बढ़ना मतलब डायबिटीज होना। चलिए बच्चों, ठीक है, मलेरिया हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, कोरोनरी डिजीज लाइफ टाइम भी रह सकते हैं, या 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल भी रह सकते हैं। जब भी रहेंगे लंबे टाइम के लिए आएंगे। बाय बच्चों, बाय। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों।